सॉरी पापा, मैं जा रहा हूँ। मेरे पास कुछ नहीं बचा है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जंक्शन में 6 दिन से लापता युवक का शव सिंचाई विभाग के जर्जर क्वार्टरों में मिला। जांच पड़ताल में पता चला कि यह एक सुसाइड केस था। वजह थी राजस्थान में हो रहे लगातार पेपर लीक। रीट की तैयारी कर रहे ये शख्स का नाम था कन्हैया लाल। सुसाइड केस में सरकारी नौकरी नहीं लगने व बार बार पेपर लीक होने की वजह से डिप्रेशन माना गया। ऐसे ही ये केस हमें तमिलनाडु में देखने को मिलता है, जहां पर रुक्मणी नाम की छात्रा ने, जो कि नीट की तैयारी कर रही थी, 1 साल पहले सुसाइड कर लिया। वजह बनती है पेपर लीक। ऐसे कितने केसेज हैं आज पूरे भारत में जिसमें कोई ना कोई स्टूडेंट आत्महत्या कर लेता है और वजह बनती है फैमिली प्रेशर, समाज का प्रेशर और भ्रष्ट सरकारी तंत्र। पिछले कुछ सालों से अगर हम बेरोजगारी दर देखें तो आज की तारीख में भारत में बेरोजगारी दर है 7.95%, जो कि पिछले कई दशकों में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा बैठती है। कोई भी राज्य आज इस बात से अपना पलड़ा नहीं झाड़ सकता है कि उसके यहाँ पर बेरोजगारी चरम सीमा पर है। जहाँ एक तरफ प्राइवेट कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर रही हैं, वहीं सरकारी पदों में लगातार गिरावट भी देखी जा रही है। लेकिन आज हम बात करेंगे पेपर लीक स्कैम के ऊपर। अगर है क्या ये पेपर लीक स्कैम जिसके कारण हर एक युवा पूरे भारतवर्ष में आज अपनी परेशानियों को देखता है। पेपर लीक की समस्याएं आज से नहीं है, बल्कि कई दशकों से भारत में चल रही हैं। अब इसका कारण क्या है? सबसे पहले कुछ आंकड़ों को देख लेते हैं कि किस राज्य में पिछले गत वर्षों में पेपर लीक हुए हैं। मध्य प्रदेश 3 साल में 5 बार, बिहार 2 साल में 8 बार, हरियाणा 2 साल में 3 बार, उत्तराखंड 10 साल में 6 बार, राजस्थान 10 साल में 29 बार, उत्तर प्रदेश 10 साल में 12 बार और गुजरात 7 साल में 13 बार। राजस्थान में पिछले 10 वर्षों में अगर हम देखें तो 29 पेपर लीक हुए। शायद ही कोई एक आधी ऐसा पेपर गया होगा जो साफ सुथरे ढंग से कंडक्ट किया गया होगा, क्योंकि हर पेपर में कभी तो पेपर लीक हुआ, कभी रिजल्ट नहीं आया टाइम पर, कभी रिजल्ट टाइम पर आ गया तो अपॉइंटमेंट नहीं हुई। पेपर लीक करवाने के लिए एसओजी बैठा दी, या पेपर जो है या फिर पूरी भर्ती को अगर देखें तो वो कोर्ट में जाकर अटक गई। रीट भर्ती परीक्षा 2018, जूनियर इंजीनियर डिग्री धारक 2020, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, फॉरेस्ट गार्ड, ऐसे न जाने तमाम पेपर, जो कि तमाम नहीं बल्कि मैं ये कहूंगा कि हर एक पेपर जो है राजस्थान का वो लीक हुआ। पेपर लीक स्कैम की कड़ियों को देखते हैं। इसमें सबसे पहला आता है माफिया। मध्य प्रदेश में हुआ व्यापम स्कैम तो आप सभी को याद ही होगा। अगर नहीं भी होगा तो इसकी कई वीडियोस आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगे। व्यापम स्कैम में करीब करीब 50 मौतें हुई, जो कि रहस्यमय तरीके से हुई। आखिर माफिया करता क्या है? माफिया की जो पहुंच है वो बहुत ऊंचे पदों पर बैठे हुए अधिकारी और नेतागणों से होती है। इनका काम ये होता है कि ये अपने सोर्सेज से पेपर को वहां से लीक करवाते हैं। जैसे कि रीट भर्ती परीक्षा 2018 में राजस्थान में स्ट्रांग रूम से पेपर लीक हुआ। अब स्ट्रांग रूम से पेपर लीक करवाने का काम कोई मामूली अभ्यर्थी तो नहीं कर सकता, या किसी छोटे मोटे स्तर का कोई किसान तो कर नहीं सकता। इनके जो लिंक है, अब ये माफिया जो है ये छोटे मोटे स्तर के लिंक भी नहीं रखते। यहां तक कि आरपीएससी मेंबर बाबूलाल कटारा को भी आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में गिरफ्तार किया गया। तो माफिया का काम है, असल में माफिया का काम क्या है? माफिया का काम यह है कि पेपर को लीक करवा कर इनका काम ये होता है कि ये आगे तक अभ्यर्थियों तक पहुंचाते हैं। बस अब इस पेपर लीक में अगर कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन ऐसा हुआ कि जो इनके सरगना है अगर उनकी गर्दन तक बात पहुंची, तो फिर चालू होता है मौतों का तांडव, जो कि हमें व्यापम स्कैम में देखने को मिला। इसीलिए मैंने व्यापम स्कैम के यहां पर बात करी है। अपने सोर्सेज से ये पेपर करोड़ों रुपए में खरीदते हैं, फिर उसके बाद अभ्यर्थियों को इकट्ठा करते हैं। अभ्यर्थी को इकट्ठा करने के बाद फिर हर एक अभ्यर्थी को, ये अलग अलग एग्जाम के हिसाब से है, जैसे कि फॉरेस्ट गार्ड में 2-2, 3-3 लाख रुपए में पेपर बिका। जूनियर इंजीनियर जो डिग्री धारक परीक्षा थी 2020 की, उसके अंदर 23, 20 लाख रुपए में पेपर बिका। आरपीएससी सेकंड ग्रेड का पेपर 30 लाख रुपए में बिका। तो ये जो प्राइस है कि कितने रुपए में पेपर बेचा जाएगा, कितने में खरीदा जाएगा, ये काम होता है माफिया का। और ये इस पेपर लीक स्कैम की सबसे मुख्य कड़ी को अगर हम देखें तो वो माफिया गैंग ही है। इस कड़ी में दूसरा पक्ष आता है एग्जाम सॉल्वर्स का। एग्जाम सॉल्वर्स का काम ये होता है कि जब पेपर माफिया जो है पेपर को लीक करने के बाद में जब अभ्यर्थी तक पहुंचाती है, तो अभ्यर्थी उस पेपर को सॉल्व करने में नाकाम होते हैं। तो एग्जाम सॉल्वर्स को अपॉइंट किया जाता है उस जगह पर, ताकि वो पेपर को सॉल्व कराकर अभ्यर्थियों को दे सकें। अब इसका उदाहरण देखते हैं।
आरपीएससी सेकंड ग्रेड परीक्षा में सामान्य जीके का जो पेपर था, वो एक बस चलती है जालौर से उदयपुर के लिए। इस बस में 40 अभ्यर्थियों को बाद में एसओजी ने पकड़ा, लेकिन सबसे मुख्य बात ये होती है कि इसमें 4 स्कूल के टीचर्स भी पकड़े गए, और यही 4 स्कूल के जो टीचर्स थे, इन्हीं को ही हम एग्जाम सॉल्वर्स कहते हैं। जब पेपर माफिया गैंग से निकलकर अभ्यर्थी तक पहुंचता है तो ये एक बीच की कड़ी है जो कि पेपर को सॉल्व कराकर आगे अभ्यर्थी तक पहुंचाते हैं। तीसरी कड़ी आती है डमी अभ्यर्थी। डमी अभ्यर्थी के बारे में तो आपने सबने सुना ही होगा कि किसी परीक्षा में कोई दूसरा व्यक्ति आकर बैठ गया। इनका काम बड़ा आसान है। जो फोटो आइडेंटिटी बनती है हमारी एग्जाम टाइम पर, उसमें क्या होता है कि जो असली अभ्यर्थी है उसकी जगह पर नकली अभ्यर्थी की फोटो लगा दी जाती है, और उसके बाद वो अभ्यर्थी उस आइडेंटिटी कार्ड को लेकर एग्जाम हॉल में जाता है और एग्जाम दे देता है। ऐसे अनगिनत डमी अभ्यर्थी पिछले अगर हम कुछ वर्षों में देखें तो पकड़े गए। राजस्थान में अगर देखें तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का रहने वाला भानु प्रकाश फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा में बाड़मेर से पकड़ा गया। इसमें चौथी और अंतिम कड़ी है खुद अभ्यर्थी। जो भी विद्यार्थी पेपर लीक स्कैम में पकड़े गए, अगर उनके हम प्रतिशत देखें तो 90% ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि ऑलरेडी बहुत अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड में जिस बस से 40 बच्चों को पकड़ा गया, वो 40 बच्चे ऐसे नहीं थे कि बस वो ठीक है मतलब जमीन बेच कर आ गए या फिर मतलब छोटे मोटे इस तरह के फाइनेंशियल बैकग्राउंड के बच्चे रहे होंगे। नहीं, कई के पेरेंट्स तो स्कूल के डायरेक्टर्स हैं, कई के प्रिंसिपल्स हैं, और भी बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए अधिकारियों के वो बच्चे हैं। एक मिनट। और जो थोड़े बहुत ऐसे स्टूडेंट्स निकलते हैं जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, वो उनके पिताजी अपनी जमीन बेच देते हैं और उसके बाद इनका पैसा जो भी होता है 20-20, 30 लाख रुपए जो भी है वो उनको भर देते हैं। प्राइवेटाइजेशन। जब पार्टी चुनाव लड़ती हैं तो बहुत बड़े बड़े वादे करती है कि हम इतने करोड़ लोगों को नौकरी देंगे या फिर इतने लाखों लोगों को नौकरी देंगे, लेकिन जैसे ही पार्टियां सरकार में आती हैं, पावर में आती हैं, तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो सरकारी कंपनीज है, जैसे कि अभी पिछले कुछ सालों में देख लेते हैं, एयरपोर्ट है बेच दिया गया, कोल इंडिया बेच दिया गया। तो जब इस प्रकार से अगर सरकारें अपनी जो सरकारी संपत्ति है अगर उसको प्राइवेट हाथों में बेचेगी, तो कहीं ना कहीं बाहर जो है स्टूडेंट्स का वो ऑब्वियसली सरकारी नौकरी ऊपर पड़ेगा। क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि इन्फ्लेशन के कारण जो प्राइवेट कंपनीज है वो अपने एम्प्लॉयज को बहुत अच्छी खासी तादाद में ले ऑफ किया उन्होंने। तो क्या गारंटी होगी कि अगर स्टूडेंट अगर इन कंपनीज में जाएगा तो उसके बाद में फिर वो ले ऑफ होने के चांसेस उसके बहुत कम होंगे। तो स्टेबिलिटी के लिए कहीं ना कहीं एक अभ्यर्थी जब इतनी सारी पढ़ाई करने के बाद में जब उसकी जॉब लगने की उम्र आती है तो वो स्टेबिलिटी के पीछे भागता है, और स्टेबिलिटी इस देश में सिर्फ एक जगह पर जाकर मिलती है और वो है सरकारी नौकरी। दूसरा पॉइंट आता है लैक ऑफ बिजनेस माइंड। हमारे देश में ना एक बड़ी अच्छी प्रथा है। प्रथा ये है कि जब हम स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, तो हमें एक चीज़ बड़ी अच्छे से सिखाई जाती है विद्यार्थियों को कि नंबर कैसे लाने। अब नंबर तो स्टूडेंट लेकर आ गया, लेकिन वो स्किल डेवलपमेंट उसके अंदर कितना हुआ ये किसी भी स्कूल या कॉलेज के किसी भी अंक तालिका में है ही नहीं कि उस बच्चे का स्किल डेवलपमेंट कितना है। एक छोटा सा ना उदाहरण देता हूँ। एक इंजीनियर जब अपने इंजीनियरिंग कॉलेज से डिग्री लेकर निकलता है तो यकीन मानिए उसके अंडर में काम करने वाला ठेकेदार उससे ज़्यादा जानता है कि ये पुल कैसे बनेगा। तो फिर हमारे जो प्रोफेसर्स हैं जो लाखों की फीस लेते हैं हमसे, और स्कूल में आजकल स्कूल्स में देखा एक नर्सरी क्लास के बच्चे की 1 महीने की फीस है 2000 रुपये प्राइवेट स्कूल्स में। और सरकारी स्कूलों का हालत तो खैर खुद सरकार क्या किसी से एक छोटे से बच्चे से लेकर प्रधानमंत्री तक को पता है कि सरकारी स्कूलों का हालत क्या है। अब कोई कुछ भी कह ले इस मामले पर भले, पर सच में हकीकत सबको मालूम है। तो ऐसे जब कुछ स्कूल्स ऐसे बसते हैं जो कि एक अच्छी एजुकेशन देते हैं, लेकिन वो भी सिर्फ हमें यही जाकर बताएंगे कि नंबर कैसे लाने। तो जब स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा और ऐसे केस में अगर किसी स्टूडेंट को अगर नहीं मिलेगा सरकारी नौकरी तो उस केस में फिर वो करेगा क्या? वो घर ही आकर बैठेगा। इसीलिए भारत में आज के वक्त में 7.95% बेरोजगारी दर है, जो पिछले 40 सालों में 4 दशकों में सर्वाधिक है। एक बार अगर हम कुछ राज्यों की बात करें तो अब देखते हैं कि राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश में कितने पद खाली हैं। बिहार में करीब 3.5 लाख पद, उत्तर प्रदेश में 3,25,000, राजस्थान में 1,75,000, मध्य प्रदेश में करीब 1 लाख। इतने पद खाली हैं, लेकिन इन पदों पर अभी तक किसी का भी कोई ध्यान नहीं है। समय पर परीक्षा का ना होना। एक परीक्षा के बारे में बताता हूं आपको।
रेलवे ने एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2019 का नोटिफिकेशन निकालता है। निकालने के बाद में 2021 में उसका प्री होता है। 21 में प्री होने के बाद में ये परीक्षा लगातार चलती रहती है। अब आप देखिए कि 2021 में जाकर इसका प्री हुआ था 2 साल बाद, और आज तक करीब इस परीक्षा को 4.5 साल बीत गए, लेकिन 4.5 साल के भीतर भी ये परीक्षा अभी तक जो टोटल अभ्यर्थी थे उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिला है। जबकि यह भर्ती परीक्षा 35,000 पदों के लिए हुई थी और इसके अंदर करीब करीब 1.25 करोड़ अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। सरकार अपने बजट में घोषणा करती है कि ये परीक्षाएं आने वाले 1 वर्षों में की जाएंगी, पर असल में है क्या है? असल में यह है कि ये भर्ती परीक्षाएं या तो निकलती नहीं है, इनका नोटिफिकेशन ही नहीं आता। अगर नोटिफिकेशन आ गया तो फिर टाइम पर एग्जाम नहीं होनी है। अगर टाइम पर एग्जाम हो भी गया या फिर थोड़ा बहुत डिले होकर एग्जाम हो गया तो उसका पता चलेगा कि एग्जाम लीक हो गया। पेपर लीक हो गया तो पेपर लीक होने के बाद में एक कमेटी बैठा देंगे तो कुछ स्टूडेंट्स कोर्ट में जाकर अपील कर देंगे, या फिर कोई ना कोई उसके अंदर जो क्वेश्चन होगा वही गलत होगा या आंसर की गलत होगी, फिर हाई कोर्ट में चली जाएगी। हाई कोर्ट में अगर चली गई तो उसके बाद जब फाइनली 2-3 साल के बाद जाकर जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट में आप देखेंगे कि फिर उसमें गड़बड़ी, अब फिर उसका फिर से कोर्ट में जाएगी, तो फिर ये कोर्ट में लटकती रहेगी 2-3 साल तक। अब 2-3 साल के बाद जब ये परीक्षा जैसे तैसे करके पूरी हो गई तो उसका अपॉइंटमेंट नहीं मिलनी है। तो आजकल ना देश में एक ट्रेंड बन गया बड़ा अच्छा खासा कि आजकल जो पहले पंचवर्षीय योजनाएं जो आज देश में निकलती है ना, वैसा के वैसा ही आज कोई भी परीक्षा निकले वो पंचवर्षीय योजना से कम नहीं है आज की तारीख में। लेकिन एक सवाल है ना बड़ा अच्छा है, और वो पूछना भी चाहिए हमारे नेताओं से, जो बड़े बड़े मंत्री बैठे, नेता बैठे, कि भाई अगर आपके साथ ऐसा हो जाए कि आपका आज नोटिफिकेशन निकले कि चुनाव दिसंबर में होंगे, लेकिन वो दिसंबर में नहीं होते हैं, वो अगले साल जाकर अगस्त अक्टूबर में होते हैं। फिर अक्टूबर में होने का तो उनको पता चलता है कि नहीं ये जो इलेक्शन हुआ है ये इलेक्शन ही गलत हुआ है, इसके अंदर धांधलेबाजी हुई है, फिर उस पूरे इलेक्शन को पोस्टपोन कर दें। पोस्टपोन करने के बाद में फिर ये देखेंगे कि नहीं कोर्ट में जाए, फिर ये कोर्ट में जाए, कोर्ट में जाने के बाद में ये लटकता रहे, और ये 4 से 5 साल के बाद अगर इलेक्शन का रिजल्ट फाइनल आए तो फिर देखते कि कितनी पार्टियां हाथ पर हाथ धरे बैठी होती है। जिस प्रकार आज युवाओं का जो भविष्य है वो अंधकार में डालने के बाद भी ये पार्टियां आराम से अपने महलों में बैठी हुई हैं, जितनी भी पार्टियां हैं। लेकिन अगर इनके साथ सेम टू सेम हो जाए, जो एक कोई भी आप परीक्षा उठाकर देख लीजिए, आरआरबी एनटीपीसी 2019 की परीक्षा देख लीजिए, 19 में फरवरी में ये नोटिफिकेशन निकला था। उसके बाद में 2019 में सरकार चुनी गई और सरकार अपना पूरा टेन्योर खत्म करने को है, लेकिन आप देखें कि वो अभ्यर्थी जो 2019 में इस उम्मीद पर बैठा था कि मेरी 6 महीने साल भर के अंदर नौकरी लग जाएगी, वो आज तक अपॉइंटमेंट का वेट कर रहा है। सवाल आता है कि सरकारी नौकरी चाहिए क्यों? तो सबसे पहला आता है स्टेबिलिटी। थोड़ी देर पहले बात करी थी, फिर से कर लेते 2-3 लाइनों में कि स्टेबिलिटी क्यों है। पिछले कुछ सालों में आपने देखा कि इन्फ्लेशन की वजह से लगातार ले ऑफ हो रहे हैं। बड़ी बड़ी, चाहे गूगल हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे कोई भी आप कंपनी उठाकर देख लीजिए, ट्विटर हो, उसके अंदर ले ऑफ्स हो रहे हैं। तो एक अभ्यर्थी जब अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है तो वो एक ऐसी नौकरी की तलाश में होता है जिसमें स्थिरता हो, स्टेबिलिटी हो। कोई भी अगर उनकी कंपनी अगर अच्छी खासी ग्रोथ करेगी तो ऑब्वियसली उनको प्रमोशन भी मिलते हैं, उनके जो TA जो भी है वो सब बढ़ता है। लेकिन जब वो कंपनी लॉस में जाती है तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल देती है। लेकिन गवर्नमेंट जो नौकरियां हैं उनके अंदर ऐसा नहीं है। उनके अंदर अगर आप एक बार लग गए तो फिर वो लग ही गए। इसलिए कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपने इंडिया जैसी कंट्री में, जहाँ पर स्किल डेवलपमेंट के नाम पर मैं ये नहीं कहता कि टोटली जीरो है, बट 100 बच्चे अगर अपनी इंजीनियरिंग करके निकल रहे हैं या फिर कोई भी ग्रेजुएशन करके निकल रहे हैं, उसके अंदर 2-5% ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो वाकई में उस डिग्री को अपने दिमाग में लेकर निकलेंगे। बाकी सबके पास सिर्फ डिग्री होती है। दूसरा कारण है समाज में इज्जत। अक्सर ना हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि कोई एक प्राइवेट कंपनी में कमाने वाला व्यक्ति, चाहे वो 1 लाख रुपए महीने का कमा रहा हो, अगर वो अपने गांव में आकर जब बैठेगा 4 लोगों के बीच में तो लोग उसको यही कहेंगे कि भाई प्राइवेट कमाता है, आज नहीं तो कल इसको निकाल दिया जाएगा। और उसी जगह पर अगर एक किसी भी विभाग में अगर एक पियोन लग रहा है, चपरासी लग रहा है, जिसकी सैलरी उससे 6 गुना कम है, लोग कहीं ना कहीं उसकी इज्जत ज़्यादा ही करते कि देख भाई सरकारी नौकरी लग गई है, ठीक है भाई, ये तो अब इसकी ज़िंदगी तो सेट हो गई। तो एक समाज ना अपने आप में डिस्टिंग्विश कर देता है, डिफरेंस पैदा कर देता है उन लोगों के बीच में जो प्राइवेट कमाते हैं और जो सरकारी कमाते हैं।
तीसरा, शादी। आज के वक्त में अगर कोई भी पिता अपने लिए दामाद ढूंढता है तो उसकी पहली प्रायोरिटी ये होती है कि वह दामाद जो है वो सरकारी नौकरी वाला होना चाहिए, चाहे वो पियोन ही क्यों ना हो। और तो उन्हें लगता है कि अगर उनकी लड़की की शादी जो है अगर वो किसी सरकारी नौकरी वाले से हो गई तो उनकी लड़की का जीवन जो है वो बहुत अच्छे ढंग से व्यतीत हो जाएगा, स्टेबिलिटी रहेगी कहीं ना कहीं। क्या ठीक है, मतलब अब हमने सरकारी नौकरी वाले को दे दी तो कहीं ना कहीं तनख्वाह तो आती रहेगी और अच्छे खासे हमारी बच्ची का जो है जीवन बड़े गुजर जाएगा। हम यहाँ पर किसी पिता की इंटेंशन को गलत नहीं बता रहे हैं, बट एक जो समाज में मानसिकता बन गई है ना, बस हम उसके बारे में फिलहाल बात कर रहे हैं। अब इसमें एक दूसरा पॉइंट ये है कि लड़के को सरकारी नौकरी क्यों चाहिए। तो लड़के को सरकारी नौकरी के 2-3 कारण तो हम बता चुके हैं, एक इंपॉर्टेंट कारण हो रहा है, वो है दहेज। अब हर किसी की रेट जो है आज की तारीख में समाज ने तय कर दी और ये सत्य है बिल्कुल कि एक पियोन की जो रेट है वो आज की तारीख में 5 लाख रुपए, कि अगर कोई एक किसी विभाग में चपरासी बना तो उसको 5 लाख रुपए मिल जाने, अगर कोई बाबू बना तो 5 लाख और एक गाड़ी मिल जाएगी, और अगर कोई जैसे जूनियर इंजीनियर या फिर कोई एक अधिकारी बन गया तो फिर भाई साहब उसको 10 लाख रुपए और एक बड़ी गाड़ी मिल जाएगी। तो ये तय है। एक उच्च स्तरीय परीक्षा में दहेज के विरोध में निबंध लिखने वाला अभ्यर्थी जब वही परीक्षा पास करता है तो उसके खुद की रेट करोड़ों में लग जाती है और वो लेता है। बस उसका ना थोड़ा सा एक टर्मिनोलॉजी बदल देते हैं, उसको फिर है ना डाउरी जो कि दहेज है उसकी जगह पर गिफ्ट बोल देते हैं। पेपर लीक की जो खबरें हैं अगर हम उनको सही तरीके से एनालाइज करें तो हमें ना एक बात बड़े अच्छे से समझ में आती है कि सबसे पहले हम चौथे स्तर पर बात करते हैं जो कि है फर्जी अभ्यर्थी, जो कि डमी अभ्यर्थी है, वो पकड़े जाते हैं, चलिए ठीक। दूसरे नंबर पर वो अभ्यर्थी जो कि जिनके पास पेपर आता है, जो कि एग्जाम सॉल्वर्स पेपर करा के उनको सॉल्व करा के देते हैं, वो भी पकड़े जाते हैं, वहां तक भी ठीक। अब उसके बाद में ये जो जांच है ना ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे रुकने लगती है। जब बच्चों का प्रेशर पड़ता है तो उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि किसी स्कूल का टीचर या फिर कोई एक सरकारी विभाग का कोई पियोन या कोई 4th ग्रेड कर्मचारी, ज्यादा से ज्यादा कोई क्लर्क पोस्ट तक उनको गिरफ्तार कर ले जाता है। अगर इससे ज्यादा अगर कोई प्रेशर पड़ा तो जो माफिया गैंग है जो कि राजस्थान के अंदर बहुत अच्छे खासे तरीके से सक्रिय है इस वक्त, जयपुर के ही उमंग क्लासेस का जो ओनर था वो भी माफिया गैंग का ही एक सदस्य था, जो कि पेपर लीक कराने में उसका बहुत बड़ा हाथ रहा है। और जांच में पता चला कि वो पिछले कई वर्षों से पेपर लीक करवा रहा था। तो ज्यादा से ज्यादा जो जांच है वो इनकी गर्दन तक पहुंच जाती है। और एक बात कभी समझ में नहीं आई कि क्या एसओजी की जो जांच है वो सिर्फ यहीं तक सीमित रहती है। अगर ऐसा ही है तो आरपीएससी 2nd ग्रेड परीक्षा में आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा तक जांच क्यों पहुंची और ये एक ही पेपर में क्यों पहुंची। आखिर जो रीट भर्ती 2018 की जो परीक्षा हुई उस परीक्षा में देखें आप तो पेपर स्ट्रांग रूम से लीक हुआ। तो ये स्ट्रांग रूम की जो जिम्मेदारी थी वो देने वाला व्यक्ति कौन था। 2015 में एक एग्जाम होती है जूनियर अकाउंटेंट राजस्थान में। इसका जब मुख्य आरोपी, ये पेपर भी लीक हुआ, इसका जब मुख्य आरोपी पकड़ा गया तो उस मुख्य आरोपी ने यह खुलासा करा कि 2014 में जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें उसने 80 अभ्यर्थियों को 8-8 लाख रुपए में पेपर बेचा। अब 80 अभ्यर्थी जो उस परीक्षा में पास हुए वो आज की तारीख में किसी न किसी थाने में सब इंस्पेक्टर नियुक्त थे। तो आप ये बताइए कि उसके बाद इन 80 अभ्यर्थियों को के ऊपर क्या जांच बैठी, इनमें से कितने 80 अभ्यर्थियों में से कितने लोग पकड़े गए। और जब ये अभ्यर्थी, ऐसे अभ्यर्थी जब बाद में सब इंस्पेक्टर बन के देश की सेवा में आएंगे तो कौन ऐसा बेवकूफ है जो इनसे नैतिकता की उम्मीद करेगा। जो अभ्यर्थी नीट का पेपर कई लाखों रुपए में खरीदते हैं उसके बाद यही जाकर सरकारी डॉक्टर बनते, ऐसे डॉक्टरों से कोई कैसे उम्मीद कर लेगा जो कि 30-40 लाख रुपए में पेपर खरीदते हैं और उसके बाद में डॉक्टर बनते हैं। ऐसे डॉक्टरों से कोई कैसे उम्मीद कर लेगा कि ये अपनी पूरी नैतिकता के साथ में देश की सेवा करेंगे। क्या इनका प्रमुख उद्देश्य है वो 30 से 40 लाख रुपए जो उन्होंने पेपर खरीदते वक्त दिया था, क्या उसको वापस से रिकवर करना नहीं होगा। तो उसके लिए ये कितने षड्यंत्र करेंगे और किस हद तक जाएंगे, इसकी गहनता से जांच कभी क्यों नहीं हुई। ऐसे राजस्थान के अंदर, या राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में कितने पेपर लीक हुए। उन सभी, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, उत्तराखंड हो, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एग्जाम्स हैं इनके अंदर जितने भी अभ्यर्थी
फर्जी तरीके से जो लग चुके हैं आज की तारीख में, चलो जो पकड़े गए वो तो ठीक है, वो तो पकड़ लिए गए, लेकिन जो नहीं पकड़े गए या फिर जो जिन्होंने पिछले कई सालों पहले जिन्होंने पेपर उनको मिल गया, वो अभ्यर्थी आज की तारीख में भी सेवारत है। और जब जहाँ एक और नेशनल मीडिया पर हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर किसी नेता की प्रसिद्धि के गीत गाए जा रहे हैं। इस माहौल में युवा जो है वो क्या करे? वह जब प्रोटेस्ट करने के लिए निकलता है, शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करता है, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि अभ्यर्थियों के ऊपर, युवाओं के ऊपर वहाँ पर लाठियाँ चलाई जा रही हैं, जो अपने हक की मांग कर रहे हैं। अब इस देश में अपने हक की मांग करना, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना, जो कि शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई जा रही है जैसे कि वह किसी गली के या फिर किसी नेता के गुंडे हों। ये काम हो रहा है आज की तारीख में देश में। और अपने हक की बात करना, अपने हक की लड़ाई लड़ना, या किसी नेता से सवाल कर लेना कि भाई ये पेपर लीक क्यों हुए, तो फिर आपको देशद्रोह करार दे दिया जाएगा। ऐसे इस कठिन समय में युवा करे तो करे क्या है? प्रोटेस्ट करने जाएगा तो उनके ऊपर लाठियां बरसा दी जाएंगी। नौकरी का झांसा देकर कोई भी पार्टी सरकार बना तो लेती है, लेकिन उसके बाद जो युवा इनको सरकार में लाते हैं, जो युवा इनके लिए दिन रात मेहनत करते हैं चुनावों के अंदर, वह सबसे ज्यादा, अगर इस देश में अगर पार्टी किसी के साथ गद्दारी करती तो वो युवा ही है। कोई भी मीडिया उठाकर देख लो, मीडिया पर ना बेरोजगारी की बात हो रही है जो कि आज चरम सीमा पर है, ना ही किसी और ऐसे खास मुद्दे पर बात की जा रही है। अगर युवाओं के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो युवाओं को चाहिए नौकरी या फिर उनको चाहिए एक बेहतर भविष्य। कोई मीडिया आज की तारीख में इसको नहीं दिखा रहा है। सबको ये फर्क पड़ रहा है कि भाई हिंदू क्या कर रहा है और मुसलमान क्या कर रहा है। बस मुसलमानों का एक नेता को उठाकर बुला लेंगे, एक हिंदुओं के उसको किसी ने नेता को उठाकर बुला लेंगे और पूरे दिन रात उस पर डिबेट चलेगी। लेकिन कहीं पर भी वो ना तो मुसलमान नेता, ना वो हिंदू नेता, ना किसी और धर्म का नेता, वो कोई भी आकर ये नहीं कहेगा कि भाई युवाओं के साथ क्या हो रहा है आज की तारीख में देश में। बस अपने धर्म की इधर राजनीति कर ली, अपने धर्म की इधर राजनीति कर ली। इनको ये पूछो जाकर कि अचानक से तुम्हारे धर्म को इतना खतरा आंखें से गया, कौन से युवा से तुम्हें खतरा हो गया? और इनकी जब ये इतने बड़े बड़े जो ये दल बने बैठे हैं, ठीक है, कोई भी दल इनके साथ में आकर इनके साथ प्रोटेस्ट नहीं करेगा, ना अपने सरकार से सवाल पूछेगा। मेरी सभी युवाओं से अपील है कि जब भी आपके इलाके में, चूंकि अभी चुनाव आ रहे हैं, तो बड़े बड़े जो मंत्री है, नेता है, अपने बड़े बड़े महलों से निकल कर आएंगे और आपकी गलियों में आकर आपसे वोट मांगेंगे, अपनी उपलब्धियां बताएंगे। तो उन्हीं उपलब्धियों के बीच में जब वो आपको बता रहे हों तो आप उनको रोक कर 2 सवाल जरूर कीजिएगा कि नेताजी आप ये बताइए कि पिछले 10 सालों से लगातार राजस्थान में पेपर लीक हो रहे, या आप अगर अन्य स्टेट के हैं तो वहाँ पर आप अपने नेताओं से पूछ सकते हैं कि जब ये पेपर लीक हो रहे हैं तो उस पेपर लीक को ख़त्म करने के लिए, इस वायरस को ख़त्म करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे, आपकी रणनीति क्या होगी। तो वो आपको एक बड़ा अच्छा सॉल्यूशन देंगे। जैसे राजस्थान के अगर कोई नेता हुआ तो वो आपको सॉल्यूशन देगा कि भाई हमने उम्र कैद की सज़ा कर दी और 10 साल मिनिमम सज़ा कर दी। तो उनको कीजिए, कानून तो पहले भी थे, लेकिन क्या पेपर लीक रुके? कानून को छोड़िए, आप ये बताइए ग्राउंड स्तर पर आप क्या मेहनत करेंगे इस पेपर लीक को रोकने के लिए। और जो दूसरा, प्राइवेटाइजेशन को इतना महत्व क्यों? क्या सरकार के पास इतने इंजीनियर्स या MBA डिग्री होल्डर्स नहीं है जो एक कंपनी को रन कर सके? सरकारें अपनी कंपनीज को प्राइवेट हाथों में बेच रही हैं। इसकी वजह क्या है और क्यों बेचा जाता है? ये 2 सवाल बहुत अति महत्वपूर्ण सवाल है जो आप अपने यहाँ पर आने वाले नेताओं से जरूर पूछिएगा। इसी के साथ थैंक यू।